हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था जिसमें हमने मुगल साम्राज्य पूरा खत्म कर दिया था। मुगल साम्राज्य से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे, उससे लेकर सारी बातें हम खत्म कर चुके थे। अब और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि मराठाओं के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि मराठा कैसे आए, कहाँ गए, कैसे क्या, पूरा हमने मराठाओं के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे दक्षिण भारत की। जैसा कि हमें पता है दक्षिण भारत में दो बड़े साम्राज्य का उदय हुआ। एक था विजयनगर और दूसरा बहमनी। विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत में था। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी जो स्थापना की वो की थी 1336 ईस्वी में की थी। और किसने की थी? तो दो भाइयों ने मिलकर की थी। कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की सन 1336 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने किनके आशीर्वाद लेके की? कैसे, कौन गुरु थे इनके आशीर्वाद से गए? तो इन भाइयों ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत, कौन? विधारण्य संत, इनके आशीर्वाद से विजयनगर की स्थापना की। विधारण्य संत के आशीर्वाद से इन भाइयों ने एक संगम वंश की स्थापना की। इन भाइयों ने संगम वंश की स्थापना की। कहां पर? विजयनगर में ही। जे विजयनगर की बात चल रही है तो विजयनगर में ही बहुत सारे वंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर में भी बहुत सारे वंश की स्थापना हुई थी। जैसे कि हमने बात की थी, दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में भी बहुत सारे शासनों ने शासन किया। सबसे पहले बात करें तो स्टार्टिंग में कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश आया, तो थे तो दिल्ली के। तो यहाँ पर भी क्या, विजयनगर एक जगह है जहां पर भी बहुत सारे वंशों ने शासन किया। उनकी भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो विजयनगर में सबसे पहला जो शासन था वो संगम वंश था। संगम वंश। और संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने ही की थी। और वो संगम वंश क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर, पिताजी के नाम पर, जो पिताजी कौन थे इसके? संगम। ठीक है, संगम के नाम पर ही संगम राजवंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने। अब संगम वंश के शासक, अगर शासकों की बात करें संगम वंश में ऐसे महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से जो प्रमुख शासक थे, तो एक तो थे हरिहर, ठीक है, जिन्होंने की तो वो तो होंगे ही, और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने तो संगम वंश की स्थापना की थी, तो पहले दो शासक तो ये हो गए। फिर हरिहर, देवराय वन, देवराय टू, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष टू। तो ये थोड़े महत्वपूर्ण शासन है संगम वंश के, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, विजयनगर में संगम वंश की स्थापना किसने की थी? पहले तो बुक्का और हरिहर ने की थी। उसके बाद धीरे धीरे शासन चलाया। जब ये चले गए तो उसके बाद हरिहर टू आए, देवराय वन आए, देवराय टू आए, मल्लिकार्जुन आए और विरूपाक्ष टू आए। इन्होंने शासन किया। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी, राजधानी कौन सी थी विजयनगर साम्राज्य की? वो राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी उस टाइम पे। हरिहर और बुक्का पहले वारंगल, जो वारंगल एक जगह है साउथ में ही है, तो हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक, ठीक है, एक काकतीय शासक था जिसका नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। कौन? हरिहर और बुक्का। ठीक है दोस्तों, एक और बता देता हूं, हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय राजवंश, जो काकतीय राजवंश था उसका शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, उसके सामंत थे। बाद में जाके क्या किया इन्होंने? बाद में जाके विजयनगर राज्य की स्थापना की और विजयनगर के अंदर कौन सा? संगम वंश की स्थापना की। अब विजयनगर में वंशों की बात करें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक विजयनगर में एक संगम वंश था, और भी वंश आए। तो कौन कौन से वंश आए? तो विजयनगर में वंशों ने शासन किया। एक तो था संगम वंश, एक था सालुब वंश, एक तुलुब, एक अराविडु। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, एक अराविडु वंश। तो एक एक करके हम इनके भी थोड़े छोटे छोटे महत्वपूर्ण बातें लेते जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें संगम वंश की। ठीक है, तो संगम वंश में तो यही थे, कौन? हरिहर और बुक्का, इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। तो अब इनको भी उपाधियां दी गई थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, उपाधि किसको मिली थी? सब पहले बुक्का को मान लेते हैं। ठीक है, बुक्का को कौन सी उपाधि मिली थी? बुक्का को उपाधि मिली थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग
प्रतिष्ठापक की उपाधि किसको मिली थी? बुक्का वन को मिली थी या बुक्का प्रथम को मिली थी। और वो कौन से वंश का था? वो संगम वंश का था। ठीक है दोस्तों, कौन सी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का वन को मिली। अगर हरिहर की बात करें, हरिहर टू इसको महाराजा धीराज की उपाधि मिली। कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली? हरिहर टू को मिली। ये हो गया इसके बाद। और जब कोई विदेशी भारत में आता है या फिर किसी राजदूत के रूप में आता है, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे कि पिछली बार भी एक क्वेश्चन आ गया है, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। कौन सा क्वेश्चन आया था? तो इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप में बन सकता है। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी, वो विजयनगर की यात्रा पर आया। और उस टाइम पर जो विजयनगर में जो शासन था वो किसका था? देवराय प्रथम का। और देवराय प्रथम कौन से वंश के थे? वो संगम वंश के थे। लिखा है ना देवराय प्रथम थे, वो संगम वंश के शासक थे। उसी के समय में इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी, ये भारत में आया था, इसने यात्रा की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में भारत आया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। और कहां का था ये? इटली का था। और कहां पर आया? विजयनगर साम्राज्य में, जो कि जब संगम वंश का राज्य था। तो दोस्तों ये होगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बात करें तो देवराय प्रथम, जैसे कि हमें पता है कि देवराय जो प्रथम थे वो संगम वंश के शासक थे। तो देवराय प्रथम की बात करें तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा, कौन सी? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया किसने? देवराय प्रथम ने। अगर और बात करें संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन माना जाता है? तो संगम वंश का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो है देवराय टू। इसको क्या बोलते हैं? इमाडी देवराय भी बोला जाता है। इमाडी देवराय भी बोला जाता है किसको? देवराय टू को। और सबसे प्रतापी राजा संगम वंश का यही था। आगे और बात करें इसके शासनकाल में या फिर किसी के शासनकाल में कि कौन और यात्री था जो भारत आया था, तो फारसी का एक राजदूत था, उसका नाम था अब्दुल रजाक। क्या नाम था? अब्दुल रजाक एक फारसी का एक यात्री था, राजदूत था, जो कि देवराय टू के शासनकाल में ही कहा आया? विजयनगर की इसने यात्रा की। ठीक है दोस्तों, ऐसे पिछली बार एक बार ये क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है इस बार ये वाला पूछ लिया जाए। तो ये यात्री तो हमेशा याद रहना चाहिए कि कौन राजदूत के रूप में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो फारसी का एक राजदूत था अब्दुल रज्जाक, जो देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर की इसने यात्रा की। ठीक है, देवराय प्रथम में तो निकोलो कॉन्टी आया था, देवराय टू के टाइम पे अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि फारस का था। तेलुगु भाषा के एक कवि थे श्रीनाथ। ठीक है, श्रीनाथ तेलुगु भाषा के कवि थे श्रीनाथ, जो कि देवराय टू के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, देवराय टू के दरबार में रहे कौन? श्रीनाथ, जो कि तेलुगु कवि थे। देवराय टू की और बात करें तो देवराय टू को और क्या कहा जाता था? तो देवराय टू को जगवेटकर भी कहा जाता था। जगवेटकर इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। जगवेटकर किसको कहा जाता था? देवराय टू को ही कहा जाता था। इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। ठीक है दोस्तों, अब अगर और बात करें मल्लिकार्जुन भी कौन है? मल्लिकार्जुन भी इसी वंश के, संगम वंश के एक शासक थे। ठीक है, मल्लिकार्जुन संगम वंश के एक शासक थे। तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं, मल्लिकार्जुन को ही प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हो गई किसके बारे में? संगम वंश के बारे में। संगम वंश में इतने कौन से राजा हुए थे, किनके शासनकाल में कौन आया, पूरे उपाधियां सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अगर हम बात करें इसके बाद यहाँ पर विजयनगर पर कौन से वंश का राज्य था, तो संगम वंश हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा सालुब वंश। उसके बाद कौन सा है? सालुब वंश। संगम वंश के बाद सालुब वंश, फिर तुलुब वंश, फिर अराबिडु वंश। तो अब बात करते हैं सालुब वंश की। अब सालुब वंश की जो स्थापना थी, सालुब वंश की जो स्थापना वो किसने की थी? वो की थी सालुब नरसिंह ने। किसने? सालुब नरसिंह ने सालुब वंश की स्थापना की।
सालुव नरसिंह ने सालुव वंश की स्थापना की और विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। वही वाली बात है। तो किसने की थी? सालुव वंश की स्थापना। कहां पर? विजयनगर में ही। विजयनगर में ही सालुव वंश की स्थापना की थी सालुव नरसिंह ने ही। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं थे, इनके शासनकाल में कोई ऐसा काम हुआ नहीं था जो कि थोड़ा फेमस हो। इसके बाद जो आए वो थे तुलुव वंश। ठीक है, तुलुव वंश। तो तुलुव वंश किसके बाद आए? सालुव वंश। सालुव वंश के बाद तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। और तुलुव वंश की बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो तुलुव वंश की स्थापना जो की थी वो की थी वीर नरसिंह ने। किसने? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने तुलुव वंश की स्थापना की। ये था सालुव नरसिंह, तो सालुव वंश की स्थापना। वीर नरसिंह तो तुलुव वंश की स्थापना की थी। अगर तुलुव वंश का महान शासक की बात करें, तुलुव वंश का महान शासक कौन था, तो तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय। ये बहुत ही शक्तिशाली शासकों में से माना गया है। बाबर ने अपनी बाबरनामा में इनका भी नाम लिया है। ठीक है, कृष्णदेव राय का, कृष्णदेव राय का नाम लिया है। बहुत ही शक्तिशाली राजाओं में से माने गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुलुव वंश का महान शासक कौन? कृष्ण देव राय था। इसके शासनकाल में भी कौन आया था भारत में या फिर विजयनगर में? एक पुर्तगाली शासक था डेमिगोस पायस। कौन था? डेमिगोस पायस। तो डेमिगोस पायस कृष्णदेव के शासनकाल में ही आया था। कृष्णदेव राय कह सकते हो, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही डेमिगोस पायस आया था। कहां पर? विजयनगर की इसने भी यात्रा की थी। तो ये यात्री याद रखना है। देवराय वन के में निकोलो कॉन्टी आया था, फिर इसके में आया था देवराय 2 के में कौन आया था? ये अब्दुल रज्जाक। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन आया था? डेमिगोस पायस। ये कहां का था? ये पुर्तगाल का था। ठीक है दोस्तों, अगर हम और बात करें, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में, इसने भी अलग अलग रचनाएं की, जो क्योंकि महान विद्वान भी थे, इन्होंने अलग अलग रचनाएं की। तो तेलुगु में, संस्कृत में, तो तेलुगु में जो रचना थी इसकी वो थी अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद। थोड़े तेलुगु नाम है इसलिए आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कौन सी रचना की थी? अमुक्त माल्याद। और संस्कृत में भी इन्होंने रचना की। तो संस्कृत में जो रचना की वो थी जाम्बती। जाम्बती ये संस्कृत में थी और तेलुगु में अमुक्त माल्याद। ठीक है, जाम्बती कल्याणम बोलते हैं इसको पूरा। संस्कृत में जाम्बती कल्याणम की रचना की और तेलुगु में अमुक्त माल्याद की रचना की। और बात करें, इन्हीं के शासन काल में थे तेलानी राम। ठीक है, तेनाली रामन सबने सुना होगा, कार्टून भी देखा होगा वैसे भी। तो तेलानी रामा जो थे, तेलानी राम जिसको रामकृष्ण के नाम से भी जानते हैं, तेलानी राम रामकृष्ण। ठीक है, तेनाली राम रामकृष्ण, इन्होंने भी रचना की थी। कौन सी? पांडुरंग महामात्यम। पांडुरंग महामात्यम की रचना किसने की? पांडुरंग महामात्यम की रचना तेनाली राम रामकृष्ण ने की थी। और ये किसके शासनकाल के थे? ये कृष्णदेव राय के शासनकाल के ही थे। ठीक है, और बात करें आगे, इन्होंने और क्या करवाया काम? तो नागलपुर नगर की स्थापना करवाई। ठीक है, हजारा मंदिर बनवाया, विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाया। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने ही करवाया। विट्ठल स्वामी मंदिर तो आपने बहुत सुना भी होगा। ठीक है, हजारा मंदिर, ये क्वेश्चन आ चुका है, हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था कृष्णदेव राय ने करवाया था। ठीक है, तो नागलपुर नामक नगर, कौन सा? नागलपुर। नागलपुर नामक नगर, हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय ने ही करवाया था। ठीक है, इसने और क्या काम किए थे कृष्णदेव राय ने? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, ठीक है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ठीक है, उपाधि धारण की। इनकी उपाधियां ये, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये धारण की उपाधियां हैं। ये सब किसकी? कृष्ण देव राय की। कृष्ण देव राय को उपाधियां मिली थी कौन कौन सी? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये वाली उपाधि इनको मिली थी। अगर अब और बात करें तुलुव वंश की, ठीक है, तुलुव वंश के ही थे ये सब। तो तुलुव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुलुव वंश के अंतिम शासक थे, तुलुव वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सदाशिव। ठीक है,
तुलुव वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे सदाशिव। तो ये याद रखना है आपको शासकों के नाम और कौन से वंश के वो थे और इनके शासनकाल में कौन यात्री आया था, इनको क्या उपाधि मिली थी और ये कहाँ शासन कर रहे थे, ये तो पता ही है विजयनगर में ही कर रहे थे, ठीक है, और कौन से वंश के थे वो भी। तो ये चीजें आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना पड़ेंगी, ठीक है। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या इस विजयनगर का अंत होने लगा। अब अंत होने के क्या कारण थे, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें विजयनगर का अंत होना स्टार्ट हुआ? तो राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी, या फिर कह सकते हो उसी को तालीकोटा, या फिर कह सकते हो बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी, क्या क्या कह सकते हो, राक्षसी तंगड़ी, या फिर कह सकते हो तालीकोटा, या फिर बन्नी हट्टी। ये युद्ध है, ठीक है, ये युद्ध का जगह युद्ध बोलते हैं इसको, युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो या तो रांची तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। कब? 23 जनवरी 1565 में ये वाला युद्ध हुआ। कौन सा? राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 में। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन होना स्टार्ट हो गया था, विजयनगर का पतन होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे 3 वंश की बात कर ली, अब सबसे आखिरी वंश कौन सा था? अराविडु वंश। सबसे आखिरी वंश अराविडु वंश। अब अराविडु वंश के संस्थापक की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं विजयनगर के 4 यानी कि चौथे, ठीक है, चौथे राजवंश कौन सा? अराविडु वंश, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। किसने? तिरुमल। तिरुमल, अराविडु की जो स्थापना की थी वो की थी तिरुमल ने। और कहां पे? पेनकोंडा में, पेनुकोंडा में। तिरुमल ने कहां पे की थी? पेनुकोंडा में किया था। और इसका जो अंतिम शासक की बात करें तो इसका अंतिम शासक था रंग 3। इससे पहले रंग नाम का और भी आ चुके थे, तो रंग 3 इसका अंतिम शासक था। किसका? अराविडु राजवंश का। तो इसकी स्थापना किसने की? तिरुमल ने की थी। और कहां पर की थी? पेनुकोंडा में की थी। अगर अराविडु शासक वेंकट 2 के शासन काल में ही, देखो अराविडु शासक था एक वेंकट 2 शासक था, तो इसी के शासन काल में ही वोडेयार, ठीक है, इसी के शासन काल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में, याद रखना 1612 ईस्वी में वोडेयार ने क्या किया? मैसूर राज्य की स्थापना की, ठीक है। किसके शासन काल में? वेंकट 2 के शासन काल में ही। किस वंश का था वो अराविडु वंश का था। अराविडु वंश का कौन था? वेंकट 2। उसी के शासन काल में ही वोडेयार ने कब? 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों ये हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा, पूरा महत्वपूर्ण। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं आगे इसके बताता हूं। उसके बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में चलेंगे, उसके भी महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो विजयनगर साम्राज्य था, तो इसमें राज व्यवस्था कैसी थी, कि कौन से वर्ग को क्या बोला जाता था, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम विजयनगर साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, कौन से वर्ग को क्या बोला जाता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की जो आय थी, मतलब जो इनकम होती थी साम्राज्य की, उसका मुख्य स्रोत क्या था, कि मेन ऐसी क्या था जो जहाँ से उसके इनकम हो रही है, तो वो थी लगान। तो लगान के थ्रू ही विजयनगर साम्राज्य की आय बढ़ती थी, इनकम लगान से ही होती थी। जैसा कि हम जानते हैं लगान का मतलब क्या होता है, जो भूमि से जो टैक्स आता है, जो जमीन से जो टैक्स आता है वो क्या होता है? लगान होता है। तो लगान से ही इनकी मेन आय होती थी, ठीक है, मेन इनकम यहीं से होती थी, किनकी? विजयनगर साम्राज्य की। और यहाँ पर और क्या होता था, यहाँ पर एक ऐसा टैक्स भी लिया जाता था, जो शादी करता था उससे टैक्स भी लिया जाता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो, दोनों की तरफ से टैक्स लिया जाता था, उसको शादी का टैक्स, ठीक है, जिसको विवाह कर बोलते हैं। विवाह कर लिया जाता था वर और वधू दोनों की तरफ से। लेकिन इसमें एक चीज से बच सकते थे, जो विधवा विवाह होता है ना, विधवा विवाह से जो शादी करता है, मतलब विधवा औरत से, तो उससे जो शादी करता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था।
तो विधवा कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था और विधवा विवाह में कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे और बात करें कि जो कर्णिक कर्णिक नामक आयंगर, ठीक है, जमीन से संबंधी जो दस्तावेज थे, जैसे कि आजकल पटवारी लोग जानकारी रखते हैं जमीन से संबंधित पूरी पेपर में पर रखते हैं, तो उस टाइम पे कर्णिक होते थे। कर्णिक वो क्या करते थे, वो पूरे जमीन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, जो भी पेपर होते हैं, वो रखते थे। कौन? कर्णिक। कर्णिक नामक आयंगर जमीन से संबंधित दस्तावेज रखते थे। ऐसे उबली होते हैं, उबली। तो उबली क्या होते थे, गांव में जो विशेष सेवाएं दी जाने वाली, ठीक है, गांव में विशेष सेवाओं के बदले, ठीक है, गांव में विशेष सेवाओं के जो बदले दी जाने वाली भूधारण, ठीक है, भूधारण पद्धति, मतलब बहुत सी सेवाओं के बदले भूमि दे देना, भूधारण पद्धति ना, नहीं है तो जमीन दे दो, ये सेवाएं नहीं तो ये जमीन दे दो। तो गांव में, या फिर गांव ग्राम लिखा है, गांव में कह सकते हो, गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली भूधारण पद्धति, ठीक है, भूमि दे देना किसी अलग सेवाओं के बदले, उसको क्या कह देते हैं? उबली कह देते हैं। एक है रक्त कौंडके। रक्त कौंडगे, रक्त कौंडगे का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोग युद्ध में मर जाते थे ना, कि किसी राजा की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, अगर वो युद्ध में मर जाते थे तो उनके परिवार वालों को, उनको परिवार वालों को जमीन देते थे, तो उस जमीन को बोलते हैं रक्त कौंडगे। ठीक है, युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार को दी गई भूमि, उसको क्या कह देते हैं? रक्त कौंडगे कह देते हैं। अगर बात करें कुडिक की, तो कुडिक क्या होता है? तो कुडिक क्या होता है, जैसे पट्टे पर जमीन दे देते हैं ना, पट्टे पर तू कर ले, ठीक है, थोड़ा जो हिस्सा होगा मेरे को दे जाना, तो पट्टे पर जो जमीन दे देते हैं उसको, जमीन को क्या देते हैं? कुडकी। क्या कह देते हैं? कुडकी। कदाचार, कदाचार किसको बोलते हैं? कदाचार बोलते हैं जो सेना का, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग मतलब सेना के विभाग का जो होता था ना, सेना का विभाग, उसको कदाचार बोलते हैं। और इसके जो अधिकारी होता था, जो ऊंची पोस्ट पर होता था, उच्च अधिकारी, उसको तो सेनापति बोलते ही हैं, क्योंकि सेनापति ही तो सेना का पूरा संभालता है। तो कदाचार किसको बोलते हैं? सैन्य विभाग को बोलते हैं। और इसका जो उच्चाधिकारी होता है उसको सेनापति बोलते हैं। आगे बात करें पंजाल। पंजाल क्या होता है? तो व्यापार में निपुण वर्ग के लोगों को पंजाल कहा जाता है। व्यापार में निपुण वर्ग के लोगों का मतलब क्या है? जो व्यापार में बिल्कुल निपुण है, अच्छा व्यापार चला रहे हैं, बड़े बड़े लोग अच्छा व्यापार चला रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कह देते हैं? पंजाल कह देते हैं। ठीक है, पंजाल कहा जाता था। बड़वा, बड़वा क्या होता है? बड़वा का देखो, जैसे हमारा पूरा भारत है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ठीक है, और ये विजयनगर कहाँ था? दक्षिण भारत में था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग आते थे उनको क्या कह देते हैं? बड़वा कह देते हैं। ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो लोग आते थे उनको बड़वा कहा जाता था। देवदासी, देखो नाम से पता चल रहा है, दासी। देवदासी का मतलब क्या है? मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां, मंदिरों में जो स्त्रियां रहती हैं उनको देवदासी कहते हैं। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। और इनको जमीन और जो धन वन की जरूरत पड़ती थी ना खाने पीने के लिए, वो इनको साम्राज्य की तरफ से दे दिया जाता था, बिल्कुल मुफ्त, और पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, विजयनगर की मुद्रा, अगर मैं बात करूं विजयनगर में जो मुद्राएं चलती है, जैसे अभी रुपये चल रही है इंडिया में, और विजयनगर की मुद्राओं की बात करें तो विजयनगर में पेंगोडा चलती थी, पेंगोडा। ठीक है, विजयनगर की जो मुद्रा थी पेंगोडा थी। जैसे कि मैंने बताया था कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्य का उदय हुआ, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य वैसे तो थे, और दो बड़े बड़े साम्राज्य थे, एक विजयनगर एक बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर की जो मुद्रा थी वो थी पेंगोडा, और बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो थी हूड़। ठीक है, बहमनी की हूड़ थी और विजयनगर की पेंगोडा थी। तो दोस्तों ये हो गया पूरा विजयनगर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट जो हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। तो बहमनी साम्राज्य ये भी कहाँ था? ये भी दक्षिण भारत में ही था। तो ये कब इसकी स्थापना हुई, कब इसका उदय हुआ? तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बहमनी, पहले तो बात बताया था, बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1347 ईस्वी में। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। और 1347 ईस्वी में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था, उसी के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही किसने की थी? हसन गंगू ने। किसने? हसन गंगू ने
बहमनी राज्य की स्थापना की। और हसन गंगू का जो असली नाम माना जाता है वो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहमन आ गया तो बहमन के नाम पर ही ये बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, जिसने अपने राज्य को 4 वर्ग में बांट रखा था, किसने? यही हसन गंगू ने, या फिर कह सकते हो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। बहमन शाह ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था, 4 वर्गों में बांट रखा था। तो वो कौन कौन से प्रांत थे? कौन कौन से प्रांत थे? वो थे गुलबर्गा। ठीक है, जो पूरा साम्राज्य था इसका बहमनी साम्राज्य, उनको 4 प्रांतों में बांट दिया था। किसने? बहमन शाह ने। ठीक है, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। एक तो था गुलबर्गा, एक था दौलताबाद, एक था बरार और एक था बीदर। ठीक है, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 प्रांत थे जिसमें बहमनी साम्राज्य पूरा बट गया था। आगे बात करें, अगर इसकी मृत्यु की बात करें, किसकी? बहमन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो बहमन शाह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, 11 फरवरी 1358 ईस्वी को बहमन शाह की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो इसका लड़का, किसका? इसी का लड़का, किसका? बहमन शाह का। ठीक है, हसन शाह बोल सकते हो उसको, हसन शाह, क्योंकि हसन गंगू है तो हसन शाह भी बोल सकते हो, चाहे बहमन शाह भी बोल सकते हो, हसन गंगू भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोलो, नाम तो वही है। तो हसन शाह के बाद उसका पुत्र, उसका जो लड़का आया, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, ये पहला मानेंगे इसको, मोहम्मद शाह प्रथम। इसके बाद भी और आए। ठीक है, उसके बाद भी और आए। तो मोहम्मद शाह प्रथम आया, सुल्तान बना। ठीक है, कौन बना? मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, जिसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह ने ही सबसे पहले, मोहम्मद शाह प्रथम ने ही सबसे पहले बारूद का यूज किया था। और किसके खिलाफ किया था? जो कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, संगम वंश के। ठीक है, संगम वंश के संस्थापक थे, कौन थे? एक तो बुक्का था। ठीक है, तो बुक्का और हरियर, तो बुक्का के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा था। किसने? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, तब उसके खिलाफ इसने बारूद का यूज किया, बारूद का यूज किया बुक्का के खिलाफ। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, बुक्का के खिलाफ पहली बार बारूद का यूज हुआ था। बाबर आया, बाबर ने भी बारूद का यूज किया, तोपों का यूज किया, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? वो मोहम्मद शाह ने ही किया था। बहमनी साम्राज्य का था मोहम्मद शाह, इसने ही सबसे पहले बारूद का यूज किया। उसके बाद और बात करें, फिरोजाबाद। देखो, फिरोजाबाद की स्थापना, अब फिरोजाबाद की स्थापना ये मत सोचने लगना कि फिरोज तुगलक ने की होगी। ठीक है, फिरोजाबाद की जो स्थापना की थी वो की थी ताजुद्दीन फिरोज ने। ठीक है, ये सब कोई ध्यान में ही रखते हैं, सोचते हैं फिरोज तुगलक ने की होगी, क्योंकि दक्षिण भारत के साम्राज्य को पढ़ने ही भूल जाते हैं। फिरोज तुगलक नहीं है, कौन है? ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज ने ही फिरोजाबाद की स्थापना की थी, ताजुद्दीन फिरोज ने। अगर और आगे बात करें, देखो इनकी जो राजधानी की बात करें तो पहले इनकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। कहां थी राजधानी? गुलबर्गा। लेकिन इसी साम्राज्य के एक शासक था शिहाबुद्दीन अहमद, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसी शासक का था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। किसका? बहमनी साम्राज्य का एक शासक था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसने क्या किया, जो राजधानी गुलबर्गा में थी ना, वहां से हटा के कहां पे कर ली? बीदर में कर ली। पहले गुलबर्गा में थी, उसके बाद बीदर में कर ली। किसने? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ठीक है, और इसने जो बीदर का नाम रखा, इसने और बीदर का नाम बदल के चेंज कर दिया, इसने मतलब चेंज कर दिया बीदर का नाम और रख दिया मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद किसके नाम पर? मोहम्मद शाह के नाम पर कर दिया। तो मोहम्मदाबाद नाम रख दिया किसका? बीदर का। आगे चले, मोहम्मद तीन। मोहम्मद तीन कौन है? इसी के ही शासनकाल के ही था मोहम्मद तीन। ठीक है, मोहम्मद तीन के शासनकाल में महमूद गवाह, इसी के शासनकाल में महमूद गवाह, जो कि ईरान का था। कहां का था? ईरान का था। महमूद गवाह कहां का था? ईरान का था। और इसको क्या एक उपाधि मिली थी, किसकी? ख्वाजा जहां की। इसको ये उपाधि मिली थी ख्वाजा जहां की उपाधि। किसको? महमूद गवाह को। वो किसके शासनकाल में? मोहम्मद तीन के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद तीन के शासनकाल में महमूद गवाह को उपाधि मिली थी, किसकी? ख्वाजा जहां की, ये ईरानी था। इसको प्रधानमंत्री बना दिया था, इसको प्रधानमंत्री बना दिया था।
किसको? महमूद गवा को प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन बाद में मोहम्मद तीन ने क्या किया? मोहम्मद तीन ने फांसी की सजा सुना दी, ठीक है, इसको आदेश दे दिया मारने का। किसको? महमूद गवा को, ठीक है। इसी ने ही उपाधि दी, इसी के शासनकाल में उपाधि मिली थी। किसको? महमूद गवा को उपाधि मिली थी, किसकी? ख्वाजा जहां की। और महमूद गवा कहाँ का था? ईरान का था। और महमूद गवा को ही फांसी की सजा सुना दी किसने? मोहम्मद तीन ने, ठीक है। इसको आदेश दे दिया फांसी की सजा का, मारने का आदेश दे दिया मोहम्मद तीन ने। किसको? महमूद गवा को। और आदेश कब दिया? 1482 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगर और बात करें रूसी यात्री, रूस का एक यात्री था निकितन, रूस का एक यात्री था निकितन, जो कि 1470 ईस्वी में, कहां पे? रूस का एक यात्री था 1470 ईस्वी में, नाम क्या था? निकितन। वो कहां पर आया? बहमनी साम्राज्य जो था, बहमनी साम्राज्य भी 4 प्रांतों में बटा हुआ था, तो बीदर था उसमें से। तो बहमनी साम्राज्य के बीदर में आया था कौन? रूसी जो था, ठीक है। तो वो कहां आया था? बहमनी साम्राज्य के बीदर में आया था। कौन? निकितन। रूसी यात्री था निकितन, जो कि बहमनी साम्राज्य के बीदर में आया हुआ था। आगे बात करें, मोहम्मद तीन के शासनकाल में आया हुआ था ये भी, ठीक है। मोहम्मद तीन के, या तो पूरा बता देता हूं, मोहम्मद तीन के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन आया हुआ था बहमनी साम्राज्य में। और बहमनी साम्राज्य में किस जगह पे? बीदर में, ठीक है। बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था, बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था, वो था कलीमुल्ला। कौन था? कलीम उल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीम उल्ला। इसकी मृत्यु के बाद जो बहमनी साम्राज्य था, ये स्वतंत्र राज्यों में बट गया, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, ठीक है। ये अंतिम शासक था, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। जब ये मरा तो उसके बाद ये पूरा राज्य, पहले तो 4 प्रांतों में बट गया, वो अलग था। इसके बाद जब पूरा बहमनी साम्राज्य खत्म हो गया, इसके बाद जो पूरा जो साम्राज्य था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। तो ऐसे कि उसमें से पहला था, आप लिख सकते हो तो लिख लो, बीजापुर। दूसरा था अहमदनगर, फिर तीसरा बरार, फिर गोलकुंडा, एक बीदर। तो ऐसे 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। बीदर तो है ही है, बरार भी है ही है, ठीक है, जो पहले से ही थे, और बाकी के सब अलग अलग और हो गए। तो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, बीजापुर, अहमदनगर, और क्या है? बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था, ठीक है। और आगे बात करें, मोहम्मद एक, इसी बहमनी साम्राज्य के एक राजा था, शासक था मोहम्मद वन। तो मोहम्मद वन का ही एक मंत्री था सैफुद्दीन गौरी। कौन? सैफुद्दीन गौरी, ठीक है। इसने एक मंत्रिमंडल बनाया जो कि पूरा केंद्रीय काम देखता था, पूरा साम्राज्य का काम देखता था। उस मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? 8 मंत्री थे, ठीक है। मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे, उनको नियुक्त किया। वो 8 मंत्री कौन कौन से थे? देखो यहाँ पे मैंने पूरे थोड़ी सी डिटेल सी लिख दी है। 8 मंत्री, पहले तो थे वकील ए सल्तनत। पहले कौन थे? वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत, इनका काम कैसा होता था? जैसे कि दिल्ली में मलिक नायक थे ना, दिल्ली में मलिक नायक, उन्हीं के तरह इनका काम था बिल्कुल। वकील ए सल्तनत का काम बिल्कुल दिल्ली में मलिक नायक के समान ही इनका काम था। अगर वकील कुल की बात करें, ठीक है, वकील कुल, तो वकील कुल का जो काम था, तो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करना, मंत्रियों के जो भी काम होते थे उनका निरीक्षण करना किसका काम था? वो वकील कुल का काम था। अगर मैं बात करूं अमीर ए जुमला का, अमीर ए जुमला का क्या काम था? तो ये अर्थ विभाग होता है ना, अर्थ विभाग, ठीक है, उसका पूरा क्या होना? अध्यक्ष होना, अर्थ विभाग का अध्यक्ष होना, वो कौन था? अमीर ए जुमला का काम था। वजीर अशरफ, तो जैसे कि विदेश की नीतियां होती हैं, इसका काम क्या था? विदेश की नीति और दरबार संबंधी जो भी काम होते हैं, दरबार संबंधी मतलब जैसे कि बहमनी साम्राज्य का एक शासक था, जो राजा था, उस दरबार से संबंधी या फिर विदेश नीति मतलब दूसरे साम्राज्य से रिलेटेड जो भी काम था,
तो पूरे संबंधी जो काम होते थे वो कौन देखता था? वजीर अशरफ देखता था। अगर और हम बात करें आगे नाजिर की, तो नाजिर का काम क्या होता था? ये अर्थ विभाग से संबंधित ही था, ये भी नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। लेकिन याद रखना, जो अमीर जुमला है वो अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता है, और जो नाजिर है वो अर्थ विभाग से संबंध रखता है केवल, ठीक है, संबंध रखता है, मतलब उसके थोड़े बहुत काम देखता है। लेकिन अध्यक्ष कौन था? वो कौन था? अमीर जुमला। पेशवा की बात करें, यहाँ पे मराठा वाले पेशवा की बात नहीं हो रही है, पेशवा की बात करें तो ये वकील सल्तनत का सहायक था। कौन था? वकील सल्तनत। जैसे कि आपने सबसे ऊपर देखा होगा वकील सल्तनत, इसका सहायक था, मतलब इसका थोड़ा सहायता करता था, काम मतलब देखता था इसके। कौन? पेशवा। कोतवाल की बात करें, देखो नाम से ही पता चल रहा है कोतवाल। कोतवाल कौन होता है? पुलिस, ठीक है। तो यहाँ पे यही था, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, नगर का पूरा मुख्य पुलिस अधिकारी जो माना था वो कौन था? कोतवाल। जैसे कि आजकल डीआईजी आईजी होते हैं ना, तो वो, ठीक है, मुख्य कोतवाल नगर का पुलिस अधीक्षक, बहुत पुलिस अधिकारी। सदरे ए जहां, सदरे ए जहां, सदरे ए जहां का क्या काम होता था? इसका काम होता था न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग, ठीक है। न्याय को कैसे क्या न्याय करना है उसका विभाग होता था। जैसे कि आजकल देख रहे होगे पूरा जो जस्टिस वगैरह काम होता है ना, पूरा न्यायपालिका का काम होता है, पूरा न्याय देना, ठीक है, कोर्ट वोट का, तो वो इसका काम होता है सदरे जहां का। धर्म, धर्म से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, दान संबंधी जो भी काम हो रहा है, वो कौन देखता था? सदरे जहां देखता था। तो उसका अध्यक्ष था ये, ठीक है, सब चीजों का अध्यक्ष था, न्याय विभाग का, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था कौन? सदरे जहां। तो ये 8 मंत्री परिषद जो बने थे वो यहाँ पे हमने धीरे धीरे उनकी चर्चा कर ली। अब एक छोटी सी टेबल आप देखना, जब विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री, तो विजयनगर में जो विदेशी यात्री आए, कुछ की चर्चा मैं कर चुका हूँ, एक दो की, फिर भी आपको टेबल के थ्रू एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहला तो निकोलो कॉन्टी था, निकोलो कॉन्टी था, जो कि 1420 में आया था। ये कहाँ का था? इटली का था। और किसके शासनकाल में आया था? ये देवराय प्रथम के शासनकाल में। कहां पर आया? विजयनगर साम्राज्य में आया, ठीक है। यात्री था कहां का? इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था 1420 ईस्वी में। दूसरी बात करें अब्दुल रज्जाक, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं, ये 1442 ईस्वी में आया, और ये कहां का था? ये फारस का था, फारसी कह सकते हो, फारस का था। ये किसके शासनकाल में आया? ये आया देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय 2 के शासनकाल में आया। एक था नुनिज, एक का था नुनिज, ये कि 1535 ईस्वी में आया, और ये कहां का था? ये पुर्तगाल का था। और ये किसके शासनकाल में आया? ये आया अद्युत राय के शासनकाल में, ठीक है, अद्युत राय के शासनकाल में। ये मैं आपको बता चुका हूं। चौथा डोमिंग पायस, डोमिंग पायस 1515 ईस्वी में आया, ये कहां का था? ये भी पुर्तगाल का था। और ये किसके शासनकाल में आया? ये देवराय कृष्ण के शासनकाल में आया, देवराय कृष्ण के शासन काल में आया, ठीक है दोस्तों। ये देवराय कृष्ण के शासन काल में कौन आया? डोमिंग पायस, डोमिंग पायस। अगर आगे बात करूं बारबोसा, बारबोसा 1515 से लेकर 1516 ईस्वी में कहां पर आया? ये भी विजयनगर आया, ठीक है, और ये भी पुर्तगाली ही था। और ये किसके शासन काल में आया? ये भी कृष्णदेव राय के शासन काल में ही विजयनगर में आया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसके बारे में कुछ चर्चा। अगर मैं आपको और चीजें बताऊं, जैसे कि बहमनी राज्य के जो प्रमुख राजा हुए, मुख्य राजा हुए, वो कौन कौन से हुए? जैसे कि मोहम्मद शाह बता दिया है, मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। दाऊद प्रथम, ठीक है, इसी के हैं, बहमनी साम्राज्य के शासक ही हैं ये, ठीक है। मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सुल्तान समुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो ये नाम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हो, एक बार रीडिंग मार के जा सकते हो एग्जाम में। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा 2 साम्राज्य, जो दक्षिण भारत के 2 प्रमुख साम्राज्य हुए, वो हुए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म हो गया है, इसके लिए इतना ही वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आधुनिक भारत, ठीक है। हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे
जो वीडियो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।